फोन उठाया आपने, तो आपने खा लिया, हाँ खा लिया। क्या खाया? ये खाया। तो आपने क्या खाया? ये खाया। अच्छा, अब आगे कुछ है नहीं, क्योंकि पूरे दिन में कितनी बार खाना खाएंगे, कितनी बार पूछेंगे, कोई उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं। अच्छा, और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस सोए हुए थे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? मैं भी सो रहा था। सो ऐसे करते करते 2-4 घंटे निकल जाते हैं, और बाद में जब उसका वो निकालते हैं निचोड़, कंक्लूजन, तो ये पता चलता है कि सिर्फ 4 ही बातें पूछी कि खाना खाया कि नहीं खाया और क्या कर रहे थे। उसी को घुमा घुमा के, अच्छा ये उसमें क्या था, कैसा था, अच्छा किसने बनाया, ओ वाह ऑनियन। सो ये होती है बातें, और इसका कोई मतलब नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता, कुछ टाइम वेस्ट होता है। मैं तो ये टाइम वेस्ट होता है, बट वो जरूरी है कहीं कुछ जगह पे। आपके लिए आई थिंक जरूरी नहीं है अभी बातें करना। जरूरी क्या है अभी आपके लिए? नॉट सेट क्रैक करना है, पढ़ाई करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी क्लास जो है वो बीच बीच में आती है, इसलिए फिर मेरे को मजा नहीं आ रहा है, इसलिए चल गया क्या? तो चला दिया इन्होंने। तो स्टार्ट करें या बातें करें? तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज, जानते हो सब। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो है आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। तो ये जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, और इनमें सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो है सोडियम। आप सबका सबका फेवरेट वाला इलेक्ट्रोलाइट्स है, जानते हैं सब। सोडियम, मतलब इंडिया में देखिए तो सबसे ज्यादा बिकने वाली थिंग्स है सोडियम, क्योंकि लोग इतना खाते हैं। खाने से पहले टेबल पे सॉल्ट चाहिए, अगर सॉल्ट नहीं है तो या तो जाते टाइम ऐसे लेते जाएंगे, अगला बार देखो तो मेरे यहाँ से कैसे लेके, तो मैंने बोला है, या फिर ऐसी टेबल ढूंढी जहाँ पे क्या पड़ा है पहले से ही, सॉल्ट पड़ा है। होता है ऐसा? खाना खाने से पहले उसमें क्या डालेंगे, भले ही बनाने वाले ने ज्यादा डाला नहीं डाला पता नहीं, पर आप पहले डाल दो, हमारे तो चलेगा। मतलब हम खाना नहीं, सब्जी नहीं, सॉल्ट खा रहे हैं सीधा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में सोडियम, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सोडियम इज अ मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कीटाइन। सो इलेक्ट्रोलाइट्स सब जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वन इज कीटाइन एंड अदर वन इज एनाइन। कीटाइन जिसमें प्लस आता है वो होते हैं कीटाइन, और जिसमें प्लस नहीं आता है स्पेलिंग में वो होते हैं एनाइन। तो जिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप देखेंगे दैट इज नॉन एज कीटाइन, एंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन। few examples like sodium, potassium, magnesium, calcium, these all are cation. In anions, chloride, bicarbonate, phosphate, ये सारे क्या है आपके एनाइन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, फर्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है कीटाइन के अंदर पहला है वो आपका सोडियम। सोडियम, सो सेल जानते हैं सब, सेल आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड, दिस इज एन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, दिस इज एन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। दो बॉडी के कंपोजिशन में दो कंपार्टमेंट हम पढ़ते हैं, वन इज इंट्रासेलुलर और सेकंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर अगर हम बात करें तो हाईएस्ट मैक्सिमम कीटाइन जो हम देखते हैं वो कौन सा आपके पास? सोडियम जो हाईएस्ट अमाउंट होता है आपका एक्स्ट्रासेलुलरली। एंड जब हम इंट्रासेलुलर पढ़ते हैं तो हाईएस्ट अमाउंट इज पोटेशियम। सो ये दो आपको याद रखने हैं, कीटाइन व्हिच इज हाईएस्ट इन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर। यही अगर हम एनाइन की बात करें, एनाइन नेगेटिव चार्ज, तो हाईएस्ट एनाइन इन एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इज हाईएस्ट एनाइन, वो नहीं पता हमें, तो सिर्फ कीटाइन ही याद है। और इंट्रासेलुलरली क्लोराइड, एंड एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलरली फॉस्फेट, PO4। सो ये भी याद रखें, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में कभी कभी कि पहला कौन था वो नहीं पूछ के दूसरा कौन था, वो दूसरा नहीं पता, हमें पहला ही पता है, आप पहला पूछो, क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो वो नहीं, क्वेश्चन तो सही है, आपको ये भी याद रखना कि हाईएस्ट इनमें कौन होता है, तो इनमें कौन होता है? पी आपका। दूसरा एक और कंडीशन आती है जिसको हम लिखते हैं एनाइन गैप, सुने? एनाइन गैप, व्हाट इज एनाइन गैप? व्हाट इज एनाइन गैप? नॉर्मल एनाइन गैप इज 5 से 15, 8 से 16, प्लस माइनस 12 है। सो एनाइन गैप पहले क्या होता है उसका मीनिंग आपको पता होगा तब आप इसको समझ पाएंगे व्हाट इज एनाइन गैप। एनाइन गैप का सिंपल सा मीनिंग है, लाइक आपने एक पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपल लिया और उसको एबीजी के लिए सेंड किया, ब्लड सैंपल इसको सेंड किया आपने लैब में इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट के लिए। टेस्ट कौन सा करना है? इलेक्ट्रोलाइट्स। रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपको मिला सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये चारों उसके अंदर आपको मिले इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। इनका वैल्यूज लिखा था जो भी था, जैसे लाइक सोडियम इज 135, पोटेशियम इज 5, क्लोराइड इज 95, बाइकार्बोनेट इज 25, ऐसा रिजल्ट आया एमक्यू पॉलिटर। आपने क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था पहले कि एबीजी ऑफ ए पर्सन इज एस आईबीजी दिया हुआ था, और उसमें क्वेश्चन था लास्ट में कि व्हाट इज द एनएन गैप ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन का एनएन गैप कितना है। तो एनएन गैप का सिंपल सा मीनिंग है द डिफरेंस बिटवीन कीटाइन एंड एनाइन। बट ये जो डिफरेंस होगा वो उनका डिफरेंस है जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, द मेजरेबल कीटाइन एंड मेजरेबल एनाइन। मेजरेबल का मतलब जिसको ब्लड में हम मेजर कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ब्लड में नहीं है, लाइक सोडियम ब्लड में है 135 टू 145, लेकिन कुछ सोडियम सेल के अंदर भी होता है। पोटेशियम सेल के अंदर हाईएस्ट लगभग 145 150 होता है, लेकिन ब्लड में 5 होता है, सो हम 5 को ही मेजर कर पा रहे हैं। सो मेजरेबल एनाइन और मेजरेबल कीटाइन का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन गैप। और इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है द सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। आप इनको टोटल कर लेंगे जो भी है, इधर आपका 135 प्लस 5, ये कितना हो गया 140, एंड माइनस दिस इज द कितना लिखा था हमने 95 प्लस 25, सो ये हो गया आपका 120। सो डिफरेंस इज 20। दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। If it is positive then it should be known as cation gap. Why it is known as anion gap? Anion means अभी बताया था anion का मतलब नेगेटिव होता है। If it is positive then it should be known as cation gap. Why it is known as anion gap?
एनाइन कम है, एब्सोल्युटली दैट इज द पॉइंट, वही पॉइंट है, मीनिंग वही है सेम। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स का डिटेल में पढ़ेंगे तो एक बॉडी का प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रूल है कि इन आवर बॉडी फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द सेल यू रिक्वायर्ड केटाइन इज इक्वल टू एनाइन। आपकी बॉडी के अंदर केटाइन और एनाइन का लेवल इक्वल होना चाहिए फंक्शनिंग के लिए, अगर ये इक्वल नहीं है तो सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो ये एनाइन के आपको इंडिकेट कर रहा है कि द 20 एनाइन इज लेस कंपेयर्ड टू द केटाइन। केटाइन के कंपैरिजन में 20 एनाइन क्या है, कम है, जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू मेजर दैट 20 केटाइन। वो कहीं या तो सेल के अंदर चले गए या बॉडी से आउट हो गए, हम उनको मेजर नहीं कर पा रहे। 20 एनाइन यहाँ पे क्या है, लेस है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, इट्स एन एनाइन गैप, इट्स नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि 20 कम है किसके कंपैरिजन में, केटाइन के। क्लियर, निकाल लोगे आप किसी का भी एनाइन गैप अगर एबीजी दे और आपको बोले तो निकाल सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करें। द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रासेलुलर केटाइन दैट इज सोडियम। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। सोडियम, सोडियम जो है इसको हम इंडिकेट करते हैं Na+, सबने पढ़ा होगा, सोडियम Na+। नॉर्मल लेवल इज, सीरम सोडियम लेवल इज 135 टू 145 MEQ पर लीटर। दिस इज द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो आपके ब्लड में, मेरे ब्लड में, सबके ब्लड में देखने को मिलेगा। इट्स ब्लड सीरम लेवल, नॉट इंट्रासेलुलर, 135 टू 145। इट्स अ मेजर एक्स्ट्रासेलुलर केटाइन। सो सोडियम इज द मोस्ट अबंडेंट केटाइन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। रेगुलेटेड बाय, इसका लेवल जो है बॉडी में कौन मेंटेन करता है, तो आंसर होगा एल्डोस्टेरोन, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। वेरी गुड। एड्रिनल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, नॉट किडनी। किडनी इज द फंक्शनल साइट फॉर एल्डोस्टेरोन। सो एड्रिनल ग्लैंड आपका एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। दिस एल्डोस्टेरोन विल बाइंड ऑन P सेल और वी विल से प्रिंसिपल सेल, P फॉर प्रिंसिपल। सुना था प्रिंसिपल कहीं तो, नहीं मैं भूल गया कहीं। प्रिंसिपल सेल कल टेस्ट होगा, ट्यूसडे टेस्ट होगा, 2:30 to 5 जो टाइम होता है सेम, और उसमें आपका पीडियाट्रिक और ओबीजी तो है ही। अगर एमसीक्यूज कम होते हैं तो मेरी 2 क्लासेस हुई है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, इनके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अगर कम होंगे, मैंने उनको बोला है आपको 50-50 देना है, अगर वो नहीं देते तो फिर मैं ऐड कर सकता हूं, तो ये भी आप क्या करें, पढ़ के आए, ठीक है। सो प्रिंसिपल सेल और पी सेल, क्या होती है प्रिंसिपल सेल, DCT, distal collected tubules. The function of this principal cell is reabsorption of sodium and excretion of potassium. It means sodium and potassium both are regulated by aldosterone, because aldosterone hormone stimulate the P cell और principal cell। इसको स्टिमुलेट करने का काम किसका है, एल्डोस्टेरोन का, और इसको स्टिमुलेट होने से क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। तो बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट कम होगा, principal cell will stimulate and reabsorb the sodium from the filtrate। if sodium is high or normal then principal cell will not reabsorb the sodium। तो इसको रेगुलेट करने का काम किसके पास है, तो आंसर होगा एल्डोस्टेरोन। क्लियर। कॉमन फूड सोर्सेस तो ये तो आप जानते ही है, बटर, मिल्क, टेबल सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड ओट एंड सीरियल्स। तो बहुत सारे फूड सोर्सेस हैं, सोडियम के तो बहुत सारे है ही अपने पास। सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास है सॉल्ट, नमक, टाटा नमक या जो भी देश का नमक है वो खाओ और अपना सॉल्ट सोडियम लेवल इंक्रीज करो, बढ़ाओ। यस, क्लियर। अरे ऑनलाइन वाले भी बहुत सारे हो गए, ये यार करो ग्रुप में मैसेज, क्या करें भाई। अरे इनको थोड़ा वो है नहीं, मूव करें। सोडियम, ये तो सब कुछ याद है आपको। नेक्स्ट फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, मेन फंक्शन ऑफ सोडियम, क्या करता है सोडियम, सोडियम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम। सॉल्टी टेस्ट दे रहा है सर, खट है। अरे बॉडी के अंदर जो मेन कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन या एक्शन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, उसमें मेन रोल किसका है, सोडियम ही तो सबसे पहले होता है जो रिस्पांसिबल होता है डीपोलराइजेशन के लिए, याद है, डीपोलराइजेशन ऑफ सेल दैट इज डन बाय सोडियम, जो प्राइमरी सोडियम करता है। नहीं पता, भूल गए क्या। चलो ये हमने ऐसा कुछ बनाया था, याद होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक प्लेट, पता है, इधर होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर और ये सिनेप्स बना देते हैं इसको पूरा, और यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और ये है इंट्रा सेलुलर, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इट इज इंट्रा सेलुलर। आप इस सेल को स्टिमुलेट करेंगे, सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे रीच होगा, थ्रेशोल्ड पे पहुंचते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होकर इनको क्या कर देंगे, ओपन, सारे रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे। रिसेप्टर ओपन होने के बाद में अंदर कौन जाएगा, अच्छा अंदर ही क्यों जाता है, बाहर क्यों नहीं जाता है, व्हाई द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट मूविंग आउट, व्हाई ओनली द इलेक्ट्रोलाइट इज मूविंग इनसाइड द सेल। कभी सोचा, हमने ये सुना है कि सोडियम इन जाएगा, जब सोडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा तब पोटेशियम बाहर जाएगा, अंदर पोटेशियम भी तो बहुत सारा भरा हुआ है। कंपेयर टू सोडियम, सोडियम इज 135 टू 145 इन एक्स्ट्रा सेलुलर, हियर द सोडियम इज नियर बाय 150, मोर देन सोडियम। जितना बाहर सोडियम है उससे ज्यादा पोटेशियम का अंदर है, इट मींस बाहर जाना चाहिए, ज्यादा है तो पॉजिटिव, तो अंदर तो ज्यादा है, बाहर जाना चाहिए। देन व्हाई द सोडियम इज ऑलवेज मूव इनसाइड द सेल, है सोडियम गेटेड चैनल है इसलिए सोडियम ही अंदर जाएगा। ओके, अंदर तो सोडियम भी है, वो बाहर जाना चाहिए, फिर अंदर भी तो सोडियम है सेल में। सो द डिफरेंस इज द सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपसे पूछो तो व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल, व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -70, द सेल इज -70 नेगेटिव इनसाइड, इसके अंदर -70 चार्जेस नेगेटिव वाले जो है वो ज्यादा है, -70 यानी नेगेटिव 70 चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका चार्ज क्या है -70, एंड माइनस विल अट्रैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। सो बाहर से किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, बाहर सबसे ज्यादा कौन है, सोडियम, दैट्स व्हाई सोडियम विल ऑलवेज मूव इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल क्या है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इसका चार्जेस अंदर से क्या बहुत नेगेटिव है। सो सोडियम अंदर जाएगा सेल के अंदर,
जब सोडियम सेल के अंदर मूव करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। सेल के अंदर सोडियम जाएगा, जैसे जैसे सोडियम सेल के अंदर जाएगा, सोडियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। सो जैसे एक सोडियम अंदर गया तो ये चार्ज कितना हो जाएगा? -69। सो धीरे धीरे जैसे जैसे सोडियम अंदर मूव करेगा ये चार्ज लेस नेगेटिव हो जाएगा, -50, -40, एक लेवल आएगा जहां पे 0 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव में भी जा सकता है, ज्यादा सोडियम अंदर गया तो +10, +20। सो ये जो चार्जेस लूज कर रही है सेल, अपना जो एक्चुअल चार्ज -70 को लूज कर रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। उसके बाद एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद, जब ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन सेल विल अंडरगो, सेल विल हैव लीकी पोटेशियम चैनल। ये कौन से है? लीकी पोटेशियम चैनल, विच इज कंट्रोल्ड बाय सेल। ये सेल कंट्रोल करती है, किसी अदर के कंट्रोल में नहीं है। तो जब चाहे तब इनको ओपन कर सकती है। सो जब इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम आएगा और चार्जेस प्लस में पहुंच गया तो सेल इसको पसंद नहीं करेगी, उसको चार्ज कौन सा चाहिए? माइनस। सो सेल यहां से किसको बाहर निकाल देगी? पोटेशियम को। और पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो ये चार्ज वापस किधर चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ। सो अपने चार्ज को वापस रीगेन करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। सो हम इसकी बात कर रहे थे, सोडियम किसके लिए रिस्पांसिबल है? तो डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल, एंड डीपोलराइज के बाद रिपोलराइज, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और आपका कंडक्शन कंप्लीट आगे तक मूव होता रहेगा। तो सोडियम रिस्पांसिबल है यहाँ पे कंडक्शन के लिए। सो फंक्शन के अंदर इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, न्यूरोमस्कुलर एंड मायोकार्डियल ट्रांसमिशन। एब्नॉर्मलिटी में दो पढ़ेंगे हम, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, बाकी एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट एक्शन पोटेंशियल इन नर्वस सिस्टम। देख ले। सो स्टार्ट करें, फर्स्ट इज हाइपोनेट्रीमिया। Hypo means less, natremia means sodium. So the first one is hyponatremia. हाइपोनेट्रीमिया लिखो, सर ने लिखना है? अरे दो लाइन लिखनी है, एक लाइन और दो लाइन। उसमें ये तो आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, यही हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया, इसको भी लिखोगे फिर वापस लिखोगे। अपना पेपर खराब नहीं करना है, पेपर पैसे सब कुछ क्या करना है? बचा के रखने। क्यों खराब करना है उनको? ज्यादा मनी वेस्ट, पैसे वेस्ट नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। वैसे बहुत मुश्किल से इजीली आते हैं, मुश्किल से आते हैं। सर आ ही नहीं रहे, पता नहीं चल रहा अभी तो, मुश्किल से आएंगे तो इजी आएंगे। अरे भाई हैप्पी बर्थडे नहीं है, बस हो गया। अरे भाई बर्थडे अभी बहुत दूर है मेरा तो अगस्त में आएगा बर्थडे। तो मैडम का बर्थडे तो मैडम है नहीं यहाँ पे, और जब मैडम आएंगे तब मनाएंगे बर्थडे, पार्टी सब करेंगे हम, डोंट वरी। अभी मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, इनको फिर समस्या है। आपको भी मतलब समोसे नहीं खाने फिर भी आप मानते नहीं है? क्या पड़ा समोसों में? कचौरी खा लेंगे सर। लाइक उस दिन आप लोग यहाँ क्या था, अभी परसों जब हम बैठे थे यहाँ पे तो, हाँ समान समारोह में बैठे थे तो मैं और अली सर बैठ के हमने दोनों ने मिलकर 4 मिर्ची बड़े खा लिए। और हम ये भी सोच रहे कोई देख ना ले हमें, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, खाना खाया नहीं था, सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आ गए और यहाँ इधर बुला दिया तो खाना ही नहीं, पूरा दिन हो गया था। सो खा लिया उस टाइम, बट बाद में रियलाइज होता है वो मिर्ची बड़े जब बाद में आते हैं बाहर, ऐसे आते बाहर, फिर पता चलता है अंदर आग लगती है ना, अंदर पूरा आग लगता है, पता चलता है इंटेस्टाइन कहाँ तक है, स्टमक कहाँ है, इसोफेगस कहाँ है, पूरा पता चलता है आगे। और 2-4 दिन तक फिर आप वो टाइम लगता है वापस मेंटेन होने में, तो इसीलिए कंट्रोल रखना है। और बाकी चीजें बिल्कुल एक एक खिलाएंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं। सो स्टार्ट करें हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, hypo means less and natremia means sodium. So normal is 135. So if the sodium level is 135 MEQ per below the 135, that is considered as a hyponatremia. Hyponatremia is the serum sodium level lower than 135 MEQ per liter. Sodium imbalances usually are associated with fluid volume imbalances. तो ये तो बहुत बार आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा होगा। सोडियम कौन सा कंपोनेंट है? तो सोडियम इज ए हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट। जब भी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो वाटर डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोडियम अपने साथ किसको लेके जाएगा? वाटर को। एंड जब भी बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज होगा तो हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ सोडियम ऑलवेज कीप द वाटर, अपने पास वाटर को रखेगा, वो जाने नहीं देगा उसको, उससे हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए लिखा है कि सोडियम इंबैलेंसेस यूजुअली आर एसोसिएटेड विद फ्लूइड वॉल्यूम इंबैलेंसेस। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है, सोडियम के साथ साथ आपको बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी चेक करते रहना है। तो स्टार्ट करें, व्हाट आर द कॉज फॉर हाइपोनेट्रीमिया, किस किस वजह से सोडियम की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है? क्या हो सकते हैं कॉज? सो मेजर कॉज जो है वो डाइट, आप खा ही नहीं रहे सोडियम। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आते नहीं आजकल, जैसे मैं जब कुछ सामान लेने जाता हूँ तो वहां मैं देखता हूँ ऐसे आजकल सोल्ट की भी बहुत सारी वैरायटी, इतनी सारी वैरायटीज पता नहीं। टाटा तो एक कंपनी है, पर वहां पे लाइक टाटा का मैंने देखा तो वहां पे टाटा का ये सॉल्ट, फिर टाटा लाइट सॉल्ट, फिर टाटा व्हाइट सॉल्ट, टाटा ब्लैक सॉल्ट, पता नहीं कौन कौन से सॉल्ट अवेलेबल है। हमारे तो बचपन में एक ही सॉल्ट चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो वो घर पे वो चक्की में पीस पीस के खूब बनाया हुआ सॉल्ट, वो भी आता था पहले से बड़े बड़े पत्थर वाला, सब भर के रस सॉल्ट बन गया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? आयोडीन डेफिशिएंसी होता था। तो आयोडीन के लिए आपको ये पैक्ड सॉल्ट लेना है, क्योंकि इसमें आयोडीन मिला के आता है। अब उसके लिए कोई सॉल्ट लेने गए तो 120 रुपए का पैकेट लाइए, 1 किलो, इतना महंगा सॉल्ट नहीं लाना है। वही लाना है जो सस्ता आता है, 10-20 रुपए की टाटा की थैली आती है, वो पता नहीं जितने की भी आती होगी, जो भी आती है, पर वही लानी है। आप प्योर एक अभी मैं रेट देखा, प्योर सॉल्ट, प्योर आता है कुछ, वो आया और उसका रेट कुछ 90 रुपया 100 रुपए, इतना महंगा, और नमक जैसा दिखता भी नहीं है, वो लगता भी नहीं कि नमक खा रहे हैं, फिर क्या मतलब?
सोल्ट खा रहे हैं तो सोल्ट जैसा लगना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्हाइट सोल्ट ना खा के ब्लैक सोल्ट ही खाते हैं, काला नमक, सेंधा नमक, धोला नमक, पता नहीं कौन कौन सा, तो वही खाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी बॉडी के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो सोल्ट के अंदर सोडियम कम होता है, अलग कंपोजिशन होती है उसकी। सो वो सोल्ट जो है वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाइपोनाट्रेमिया। तो डाइट एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा एक्सक्रीशन, बॉडी से अगर बहुत ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लाइक कुछ डिजीजेस हम पढ़ेंगे, जैसे वन डिजीज इज एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज पढ़ा है, जहाँ पे आपके जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से बॉडी में हाइपोनाट्रेमिया आपको देखने को मिलता है। होता है, कैसे होता है देखते हैं। चलिए कोर्स। सो फर्स्ट इज इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, बॉडी से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आइदर इन यूरिन, लाइक यूज ऑफ डाययूरेटिक्स। पेशेंट को क्या चल रहा है, डाययूरेटिक्स थेरेपी चल रहा है, तो डाई का मतलब डबल, यूरिटिक का मतलब यूरिन, ये डाययूरेटिक्स यूरिन को डबल कर देती है, आउटपुट डबल कर देती है, और उसकी वजह से डबल सोडियम लॉस होगा, नॉर्मल से डबल, और उससे बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपोनाट्रेमिया। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव डाइकोरेसिस, स्वेटिंग होती है, और डाइकोरेसिस स्वेटिंग, स्वेटिंग और स्वेट का टेस्ट कैसा होता है, सबको पता ही है, सबके मुंह में आ ही जाता है कभी ना कभी। सो वो सॉल्टी टेस्ट किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम है वहां पे, सॉल्ट है उसमें, तो सोडियम लॉस हो रहा है। सॉल्ट जैसे लाइक जो फार्मर होते हैं या जो वर्कर्स इतने भी होते हैं जो बहुत ज्यादा धूप में वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों में जब स्वेटिंग बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, तो वहां पे क्या लॉस हो सकता है, सोडियम। डायबिटिक्स, वोमिटिंग, डायरिया, वुंडनेस, किडनी डिजीज, तो इन सब में क्या हो सकता है, सोडियम का लॉस होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज सिक्रेशंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, अभी पढ़ा था मैंने एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपके सोडियम को क्या करवा रहा है, रीअब्सॉर्ब, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इज टोटली डिपेंड ऑन sodium reabsorption is totally depend on aldosterone. So aldosterone का लेवल अगर कम है, like in case of Addison disease, aldosterone is very less produced in Addison disease, तो वहां पे सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उससे बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोनाट्रेमिया। इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक खाएंगे या एक और को जो आप देखते हैं वो है डाइल्यूशनल सीरम सोडियम, लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ रेनल फेलियर, इन केस ऑफ हाइपरवोलेमिया, इन सारी स्टेट के अंदर सोडियम तो उतना ही है, अमाउंट ऑफ द सोडियम इज स्टिल सेम, बट द फ्लूइड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और उससे क्या हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनाट्रेमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कॉज हो सकता है, दैट इज डाइल्यूशनल हाइपोनाट्रेमिया। होता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया विद हाइपोनाट्रेमिया, एनीमिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसका रीजन है, आंसर इज डाइल्यूशन। सो दीस ऑल आर द कॉज फॉर हाइपोनाट्रेमिया। तो डाइट में सोडियम खाते रहना है, कम नहीं करना है, अगर किसी के ज्यादा है तो ठीक है, बाकी खाते रहना है। वो करें, नोटबुक मिला है, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है ना पहले क्लास की, नहीं मिलती है, पता था ना कि आज क्लास है मेरी, चलो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप नोटबुक पीछे से लिखना स्टार्ट कर दोगे बात। और ठीक भी है, वो जहां भी मेरे जगह लिख लो, बस लिखना ही तो है। सबसे बेस्ट इधर लिखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ही खत्म, लिख लिए। सिम्टम्स, क्या सिम्टम आएंगे, तो जब भी हम सोडियम की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, व्हाटएवर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज देयर, द फर्स्ट सिस्टम जो अफेक्ट होता है वो आएगा आपका कार्डियक सिस्टम, जो रिदम एब्नॉर्मलिटीज करेगा या प्रॉब्लम करेगा, वो हम किसकी बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम बात कर रहे हैं डिक्रीज सोडियम, सोडियम का लेवल कम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज इफ द वॉल्यूम इज नॉर्मल, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे सोडियम का लॉस हुआ है बट फ्लूइड नहीं हुआ है, फ्लूइड भी नॉर्मल मेंटेन्ड है बॉडी के अंदर, सो नॉर्मल वॉल्यूमिक बट हाइपोनाट्रेमिया, सोडियम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या है बॉडी के अंदर, मेंटेन्ड है, लाइक पर्सन ने सोडियम फ्री फ्लूइड पिया सारा, इसमें सोडियम है ही नहीं। कुछ ऐसे ड्रिंक्स आते हैं आजकल, बहुत सारे पानी आते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर आते हैं, अरे बहुत बड़े बड़े लोग पीते हैं, अपने पास तो है, पता नहीं तो वो जो वाटर आते हैं पता नहीं ऐसे कौन कौन से वाटर, तो उसको ड्रिंक करेंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, वो सिर्फ किसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, फ्लूइड का। तो उसमें वॉल्यूम तो नॉर्मल रहेगा, बट इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी। सो अगर वॉल्यूम नॉर्मल है तो बीपी भी क्या रहेगा, नॉर्मल, भाई वॉल्यूम जो आपका नॉर्मल है तो बीपी भी क्या रहेगा, नॉर्मल। ब्लड प्रेशर तो वही है, वॉल्यूम का जो प्रेशर है उसी को तो बीपी बोलते हैं, बट जो पल्स रेट है वो क्या हो गई यहाँ पे, इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है, व्हाई द रेट इज रैपिड, पल्स रेट इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इज नॉर्मल, बीपी इज नॉर्मल, देन व्हाई हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, होगा, नहीं होगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। मेनली जब हम बात करते हैं सोडियम की, कैल्शियम की और पोटेशियम की, सो इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम जब सेल के अंदर एंटर करता है तो आपका जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट होता है, देन सोडियम जो है उसको एक लेवल तक लेके जाएगा, फिर उसको इनहिबिट करेगा, और फिर स्टॉप करने का काम जो है वो कंट्रोल करने का काम किसके पास है, सोडियम के पास है। देन पोटेशियम उसको रिपोलाइज करके नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करेगा। तो सोडियम नहीं होगा तो कैल्शियम नॉर्मली उसको क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, और कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा तो उससे हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू द इम्बैलेंसेस इन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वॉल्यूम आपका कम है, हाइपोवोलेमिक, वॉल्यूम लॉस होने की वजह से सिर्फ वाटर लॉस हुआ है, लाइक एक्सेस अमाउंट लेक ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, जो सिर्फ क्या करता है, वाटर को, एडीएच क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, ओनली वाटर, नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स। सो एडीएच नहीं होगा तो सिर्फ किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो सारे एब्सॉर्ब हो जाएंगे, सो बॉडी में वाटर कम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट हाइपोवोलेमिक स्टेट में जो हमने फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट पढ़ा था, पढ़ा दिया मैंने, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, तो हाइपोवोलेमिया है तो वो डेफिशिएंट के सारे सिम्टम आएंगे, और अगर हाइपरवोलेमिया है तो एक्सेस वाले सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ लिखा है ट्रेडी ट्रेडी वीक पल्स इज द ग्रेड 1, ट्रेडी वीक पल्स इज द ग्रेड 1 पल्स, अरे ग्रेड 1 ही होता है। रैपिड पल्स, हाइपोटेंशन, फ्लेट नेक वेन, नॉर्मल और लो सीवीपी, ये सारे लिखे थे हमने। और हाइपरवोलेमिया है तो रैपिड बाउंडिंग पल्स व्हिच इज ग्रेड 4, ब्लड प्रेशर नॉर्मल और एलिवेटेड, और नॉर्मल और एलिवेटेड सीवीपी, तो ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने हाइपर एंड हाइपोवोलेमिया पढ़ा था ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। सोडियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, जो आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, आई थिंक सर ने पढ़ा भी दिया होगा साइकेट्रिक में, लिथियम,
पढ़ा दिया? हाँ तो फिर उसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है मुझे तो, बट फिर सर ने जो पढ़ा दिया तो क्यों डबल पढ़ना है? नहीं पढ़ा, वेरी गुड, ये सबसे बेस्ट। कोई नहीं, अभी देख लेंगे, आपको टेस्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। लिख लिया? तरीका अलग अलग हो सकता है सबका, पढ़ाते तो वही चीज है सब है। भैया सुनो, आरआरबी के लिए कौन सी क्लास? किसमें? कहाँ पे? यूट्यूब पे हम क्लास नहीं लेते हैं। यूट्यूब क्लासेस इज टेकन बाई अशोक सर ओनली। अशोक सर, बहुत है अशोक सर, अशोक बेरवा सर एंड अशोक ढाका सर। लेकिन कुछ पर्सनल ऐसे हैं जो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए वहां बैठ के पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, पिपटाज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे, उसी यूनिफॉर्म में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आंखों में आते हैं, नजर में आते हैं, और उसके साथ में वो काम नहीं करते, फिर वो उसी पे फोकस करेंगे। तो आपके जो कलीग्स है साथ वाले हैं, फिर वो बोलेंगे आप काम नहीं कर रहे हो, हमें करना पड़ रहा है, आपको डबल पैसे मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमें क्या फायदा? एंड फिर उसे क्या कर सकती है, कंप्लेन हो सकता है, और फिर आपको क्या करना पड़ सकता है, जॉब से जाना। तो इसीलिए एक ही रूल है, प्रिंसिपल रूल होता है। लाइक अभी जब कुछ दिन पहले मेमोरेंडम मिला था हमारे एक दो स्टाफ को कि आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको हम कार्रवाई क्यों नहीं करें, इसके लिए 7 दिन में जवाब दो। तो फिर उनको यही बोला कि पैसे जो दिए जाते हैं नीचे से दिए जाते हैं, ऊपर से नहीं देना, सामने सामने से देंगे तो सबको पता चल जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप भी कुछ भी करो पर कैसे करो, नीचे से करो, ऊपर से करो तो हमें सब दिख रहा है। सो टेबल के नीचे जो भी काम करना है वो टेबल के अंडर होना चाहिए, नॉट ओवर द टेबल। आप काम भी कर रहे हो फिर वैसे बैठ के कर रहा हूँ, क्या कर लोगे, करो तुम तो, फिर नहीं चलेगा काम, समझ रहे? तो अरे आपका पहले जॉब लगा जरूरी है, इस बार जो आप लोग, यस है, कुछ वो देखेंगे बाद में, इतना डरना नहीं लाइफ में कभी, लाइफ में इतना कभी डरना नहीं है। और जब एक बार जॉब लग जाएगी तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब कुछ भी है मैं कुछ तो कर ही लूंगा, डोंट वरी। और जॉब इतनी जल्दी नहीं जा सकती किसी की, एक मेमो देने से किसी की जॉब नहीं निकल सकती है। सो इसलिए डरना नहीं है, आपको पहले क्या लेनी है, जॉब, और उसके बाद टेबल के नीचे सारे काम करने, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। सिस्टम्स सिम्टम्स जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली पढ़ाना जो है वो एक मतलब हम बोलते हैं हॉबी वाली चीज है, इंटरेस्ट वाली चीज है, वो है। फाइनेंशियल इज नॉट, फाइनेंशियल जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, एक इंटरेस्ट है, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी अगर ऐसा होता फाइनेंशियल के लिए तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, पैसे कमाने कोई वो इतना बड़ी बात नहीं, पैसे तो आदमी, लाइक एक न्यूज़ में पढ़ा मैंने कुछ दिन पहले कि एक भिखारी जो भीख मांगता है वो हर साल इनकम टैक्स देता है, क्योंकि उसका भीख मांगने जितने पैसे आते हैं उसको टैक्स भरना पड़ता है, इज इनकम टैक्स पेयर। सो पैसे कमा तो कैसे भी सकते हैं, और वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, मतलब उसकी इनकम 7.5 लाख 10 लाख के रेंज में उससे ऊपर है साल की, तभी तो टैक्स पे कर रहा है, तो वो पैसे तो वो भी कमा ही रहा है, बट उसमें क्वालिटी लाइफ नहीं है, वो आप एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बस डिफरेंस वही तो है, वही तो क्रिएट करना है आपको। चले आगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सोडियम की हम बात करें, जब सोडियम का अमाउंट डिक्रीज होगा तो जो कंडक्शन सिस्टम है वो स्लो होगा या फास्ट होगा? तो कंडक्शन सिस्टम में वीक डिक्रीज होगा, पावर कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मसल्स पावर जो वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम वो भी क्या हो जाएगा, वीक। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगा, सेलो रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल सकता है। सो सेलो, व्हाट इज सेलो रेस्पिरेशन? इट इज नॉट स्लो, इट्स सेलो। आई थिंक बहुत सारों ने इसका मीनिंग कभी सोचा, इससे सही से पढ़ा भी नहीं होगा। सेलो, सेलो इज नॉट स्लो ब्रीथ, इट्स फास्ट रेस्पिरेशन, फास्ट होता है, बट the depth and tidal volume is reduced. Person is having increase rate but decrease in the depth and tidal volume. आपकी जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी और टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा। मींस वो बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा है पर इनफेक्टिव है, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 ml होगा तब आप इफेक्टिवली एक्सचेंज कर पाएंगे। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम आपका बहुत कम हो गया है, डेप्थ से आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो वॉल्यूम कम होगा, टाइडल वॉल्यूम कम होगा तो गैस एक्सचेंज कम होगा, उसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया आएगा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लो रेस्पिरेशन, व्हिच इज इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट इज लेट मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द स्केलेटल मसल वीकनेस।
न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, सो यहाँ भी सेम थिंग होगा, न्यूरोमस्कुलर में भी वीकनेस आएगी, जनरलाइज स्केलेटल मसल वीकनेस दैट इज वर्स इन द एक्सट्रीमिटीज। तो ये वीकनेस क्यों होगा, समझ में आ गया? अरे वीकनेस क्यों होगा, जब आपका कंडक्शन सिस्टम वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, स्लोली करेगा, तो मसल्स भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? मन मन में कौन बोल रहा है? बिल्कुल ऐसे मन मन में बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है, या तो फिर पूरा बोलना है खड़े होकर कि ये बोल रहा हूं मैं, चू 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 करना बिल्कुल फिर बाद में, लिख लिया? सो इन केस ऑफ हाइपोनेट्रेमिया द कंडक्शन सिस्टम इज वीक और स्लो, एंड उसकी वजह से मस्कुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक, और उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, उसके साथ में न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में भी क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस। हो गया? डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जानते हो? सो डीटीआर आप जो हमारा होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं इसे, जब आप ऐसे करते हैं तो ऐसे पैर आता है, इसको हम बोलते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो इंडिकेट करता है आपके न्यूरो सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, कि आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बिल्कुल वर्किंग है, फंक्शनल है। अगर ये डिमिनिश्ड है मतलब प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कौन से इलेक्ट्रोलाइट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है? Which electrolyte having main important role or most important electrolyte with DTR? मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा जब भी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या पीआईएच हम पढ़ते हैं और वहां पे एमजीएसओ को एज ड्रग ऑफ चॉइस हम देते हैं, तो पेशेंट के अंदर दो थिंग्स हम ऑब्जर्व करते हैं और असेस करते हैं, वन इज रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, हाइपरमैग्नीसीमिया विल कॉज डिमिनिश द डीटीआर। सो आप जब मैग्नीशियम दे रहे हैं तो ये चेक करते रहिए कि ये बंद तो नहीं हो गया, बंद हो गया मतलब ड्रग बंद करो, नहीं तो पेशेंट जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, आगे आएगा मैग्नीशियम भी हम पढ़ेंगे आगे, और बाकी पीआईएस तो सर पढ़ाएंगे आपको, ओबीजी पढ़ाई रहे अभी, ओबीजी चल रहा है अभी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन पढ़ा दिया, चलो लेबर चल रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो यहाँ भी सेम थिंग आएगी, हेडेक, पर्सनालिटी चेंजेस, कंफ्यूजन, सीजर, सारा कुछ कम हो जाएगा यहाँ पे, सप्लाई जब कम होगी ब्रेन के पास भी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड हाइपरएक्टिव बाउल साउंड, जी सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में ये क्यों हो रहा है, मोटिलिटी या जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, व्हाई इट इज इंक्रीज इन हाइपोनेट्रेमिया, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पर्सन विल हैव डायरिया, डायरिया हो जाता है, क्यों होता है नहीं पता, लाइक दिस इज द स्टमक एंड योर जीआईटी। सो सोडियम की हम बात कर रहे हैं, सोडियम का लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज। व्हेन सीरम सोडियम लेवल इज रिड्यूस्ड द ब्लड ऑस्मोलिटी इज इंक्रीज और डिक्रीज, ब्लड ऑस्मोलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, सो द ऑस्मोलिटी विल आल्सो डिक्रीज ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड। व्हेन ब्लड इज लेस ऑस्मोलर, ब्लड क्या लेस ऑस्मोलर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोलिटी जो है ब्लड की वो कम है, एंड व्हेन दिस लेस ऑस्मोलर ब्लड रीच टू जीआईटी, जब जीआईटी के पास आएगा तो जीआईटी को क्या फील होगा, व्हाट जीआईटी विल फील एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, जीआईटी को लगेगा कि इसके पास ब्लड के अंदर क्या हो गया, किसका अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तभी तो ऑस्मोलिटी कम है, व्हाई ऑस्मोलिटी इज लेस, बिकॉज़ उसको क्या, इसका काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मेनली जीआईटी का काम यही है, जीआईटी वाटर का मैक्सिमम वाटर इसे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसको लग रहा है कि वाटर क्या है मेरे पास ब्लड में ज्यादा है, इसलिए ऑस्मोलिटी रिड्यूस हो गई है। सो ये क्या करेगी, वाटर को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और बाहर निकालने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, increase the peristalsis movement, so this content will move very fast and person will have diarrhea, and उससे क्या होगा, water loss हो जाएगा। So this is the reason why this mortality or peristalsis increase in case of hyponatremia as a compensatory mechanism, but ये बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ऑलरेडी सोडियम तो पहले ही कम है और वाटर और बाहर निकल गया तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। सो लाइक दिस इज द प्रॉब्लम, पर्सन विल हैव nausea, abdominal cramping and diarrhea। तो क्या होगा, समझ गए? नेक्स्ट वो करें, नेक्स्ट सिस्टम इज renal, किडनी पे क्या इंपैक्ट आएगा, नहीं लिखा, किडनी पे क्या इंपैक्ट आएगा, यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज और डिक्रीज, यूरिन आउटपुट will increase or decrease, decrease, increase, why increase, ये लिख लिया। नेक्स्ट, renal system, urine output increase, decrease, बिल्कुल। दीपिका यहाँ पे एक हमारे साथ है, दीपिका सिंह, वो लिख रही है सर, ये आ गए सर, आपकी जॉब पर कोई भी बात नहीं आएगी, हम सब लोग बात करेंगे, आपके लिए बोल देंगे आप हमारे टीचर हो, हाँ भाई आप बोल दोगे हमारे टीचर हो तभी तो निकालेंगे सस्पेंशन ऑर्डर। सो यूरिन आउटपुट, द पर्सन विल हैव इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यहाँ पे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, द इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बट व्हाई यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज्ड, सोडियम कम है इसलिए, तो उससे तो कम होना चाहिए ना, सोडियम कम है तो किडनी को रोकना है ना सोडियम को, तो वाटर रुकेगा साथ में, तो यूरिन आउटपुट कम होना चाहिए। सो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, हियर द मैकेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन में, और ब्रेन में है आपके ऑस्मो रिसेप्टर, किसमें किसमें, ब्रेन में किसमें, हाइपोथैलेमस में। ऑस्मो रिसेप्टर विल चेक द ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड, और ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या है, डिक्रीज ऑस्मोलारिटी, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले,
क्योंकि सोडियम क्या है, लेस है, and when sodium is less then osmolality of the blood is also less. When blood this osmoreceptor sense as the low osmolality of the blood, then it will send a message to which cell, which cell produce the ADH hormone. सुप्रा ऑप्टिक सेल जो है वो क्या करती है, एडीएच प्रोड्यूस करते हैं, पैरावेंट्रिकुलर जो आपका ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है. सो इट सेंड द मैसेज टू सुप्रा ऑप्टिक सेल. सुप्रा ऑप्टिक जो कहां होती है, ये भी हाइपोथैलेमस के पास ही होती है, सुप्रा ऑप्टिक सेल, एंड इसको क्या बोलेगी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडीएच. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्मोलिटी क्या है, कम है, आप एडीएच प्रोड्यूस करोगे तो और क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, एंड इट विल रिड्यूस मोर एंड मोर ऑस्मोलिटी. भाई उसको तो ये लग रहा है, ब्लड को क्या पता कि सोडियम कम है, इसको तो भी ऑस्मोलिटी, ऑस्मोरिसेप्टर का काम ऑस्मोलिटी है, और उसको क्या फील हो रहा है कि ऑस्मोलिटी लेस है. सो सुप्रा ऑप्टिक विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडीएच. पिट्यूटरी जो है वो लेस एडीएच रिलीज करेगी, एडीएच का अमाउंट क्या हो जाएगा बॉडी में, डिक्रीज. और एडीएच कम होगा, दिस इज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन. जब ये कम होगा तो डायरेटिक हार्मोन एंटी वाला नहीं होगा, तो उससे यूरिन आउटपुट जो कम होना चाहिए था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एडीएच नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज. क्लियर, यस. चलो नेक्स्ट, इंटेगोमेट्री सिस्टम. बेसिकली ये सारी चीजें होगी, ऑस्मोसिस ऑस्मोलिटी कम है, इससे सारा हो रहा है, लेकिन वैसे रियल में देखें तो बॉडी के अंदर सोडियम कम है, मतलब वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम ही होगा, हाइपोवोलेमिक स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगी. और उस कंडीशन में इंटेगोमेट्री सिस्टम में क्या आएगा, ड्राइनेस बताया था, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन. सो दीस ऑल आर द सिम्पटम्स एसोसिएटेड विद हाइपोनेट्रेमिया. वो करें, द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनेट्रेमिया. मैनेजमेंट करना सिंपल है, सोडियम की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को क्या दे दो, सोडियम दे दो, डाइट में क्या दे दो, सोडियम दे दो, ऑटोमेटिकली सोडियम बढ़ जाएगा. सो मॉनिटर तो मॉनिटरिंग करना, ये ठीक है. इफ हाइपोनेट्रेमिया इज अकम्पेनिड बाय फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, वॉल्यूम की कमी की वजह से हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है, तो यू विल गिव सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड 0.9% NS लगा दो पेशेंट को, उससे सोडियम भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. तो सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन आर एडमिनिस्टर्ड 0.9% नॉर्मल सेलाइन. और अगर सीवियर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, बिलो 130 से बिलो होता है, तो फिर उस कंडीशन में हम 3% NS और 5% NS जो आता है हाइपरटोनिक सलाइन, वो भी यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए. सो अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो क्या दे दो, NS दे दो. अगर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, यानी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है, उसकी वजह से हो रहा है, देन यू विल गिव, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स थेरेपी का यूज कर सकते हैं, जो क्या करेगी, यूरिन आउटपुट को बढ़ा के आपकी बॉडी के अंदर सोडियम को मेंटेन करेगी. व्हिच डायरेटिक वी प्रेफर in case of dilutional hyponatremia, which type of diuretic you will give to the patient, loop diuretics और आपकी the sodium chloride blockers जिनको हम बोलते हैं thiazide और thiazide like drugs, और osmotic diuretics, और बस तीन ही होती है कैटेगरी, तो कौन सी diuretic दोगे. So it is very simple to understand, patient is already having hyponatremia. वाटर के साथ साथ हाइपोनेट्रीमिया, बस तीन ही होती है कैटेगरी, तो कौन सी डायरेटिक दोगे. So it is very simple to understand, patient is already having hyponatremia. If you give loop diuretics cause loss of sodium and loss of water together, दोनों को साथ में लॉस कराती है, वो वाटर के साथ साथ सोडियम को भी लॉस कराती है. सो जब दोनों ही साथ में जाएंगे तो बॉडी में अभी भी हाइपोनेट्रेमिया होगा, क्योंकि वाटर के साथ सोडियम भी लॉस हो गया. हमें ऐसी डायरेटिक्स देनी है जो क्या लॉस कराए, वाटर लॉस कराए, सोडियम नहीं कराए. और ऐसी कौन सी डायरेटिक्स है, we only have one diuretic, that is osmotic diuretics. वो ऑस्मोसिस कराएगी. ऑस्मोसिस किसका होता है, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब पानी, सोल्यूट मतलब सोडियम, तो सोडियम नहीं जाता उसमें से पानी जाता है, पानी बाहर जाएगा, सोडियम रहेगा, बॉडी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो वी विल गिव मैनिटोल और ग्लिसरॉल, जो डायरेटिक्स थेरेपी हम देंगे जहां पे मैनिटोल और ग्लिसरॉल जो आती है वो हम देंगे. ये लिखिए. नेक्स्ट, तो एग्जाम में चीजें जो है छोटी छोटी चीजें होती है, यही पूछते हैं. लाइक ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पेशेंट इज सफरिंग विद डायल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया, व्हिच डायरेटिक यू विल गिव टू द पेशेंट. ऑप्शन नंबर है लोप डायरेटिक्स, आपका आंसर तुरंत टिक हाँ दे दो, फिर गलत आ गया. तो अदर पे भी जाना है थोड़ा, डायल्यूशनल डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक, एनीवन, कुछ भी दे दो, ऑल ऑफ द अबव, वो भी सही, सब सही. तो सोचना है आपको और आंसर अपना दे देना है. लिखिए. नेक्स्ट, अभी नहीं लिखा, पर ये सोडियम ही खत्म नहीं कराओ, 1 घंटा हो गया सोडियम में हाइपोनेट्रेमिया में. द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट सेंड होने के बाद में हमारा ये सारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट, उसके बाद रिजिस पोर्शन बचेगा जो हम पढ़ेंगे आगे. मैनेजमेंट के अंदर इफ हाइपोनेट्रेमिया इज अकम्पेनिड बाय फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, व्हिच डायरेटिक्स यू गिव, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स लाइक मैनिटोल 20%, मैनिटोल, और यू कैन गिव ग्लिसरॉल. ये जो ड्रग्स है क्या करती है, दे विल इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलिटी, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी. व्हेन ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज्ड तो ब्लड क्या करेगा, वाटर को अपनी ओर पुल करेगा, एंड उससे ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज. और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो किडनी का परफ्यूजन इंक्रीज होगा, एंड किडनी परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो उससे यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और उससे आपका वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. When you are giving osmotic diuretics as a nurse, your responsibility is to check output hourly. Your prime responsibility है कि आपको hourly क्या करना है, अपना आउटपुट चेक करना है, क्योंकि डायरेटिक्स थेरेपी, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है बहुत ज्यादा वाटर लॉस कराती है और बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, डिहाइड्रेशन कोज कर सकती है, उसके साथ में हाइपर ऑस्मोलिटी कोज कर सकती है ब्लड की, और इसलिए आपको हावरली क्या करना है, अरे ये क्या हो गया, हावरली आउटपुट आपको देखते रहना है. इंक्रीज ओरल सोडियम इंटेक, इफ द क्लाइंट इज टेकिंग लिथियम मॉनिटर द
लिथियम लेवल। अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप नहीं दे पाए तो फिर मैं पढ़ाऊंगा। सो आप देखते हैं अरे क्या रीजन है व्हाई यू मॉनिटर द लिथियम विद सोडियम। लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, सोडियम कम हो गया तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्यों? सोडियम के साथ बाइंड हो जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लिथियम जो है सर पढ़ाते हैं और मैं दूसरों का टॉपिक में नहीं घुसना चाहता हूं, बट थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि पहले लिख लो, पहले वो जरूरी है ना। बट जब भी ड्रग्स आ जाती है तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेंगे लिथियम के बारे में क्या है लिथियम, ओनली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद सोडियम। इसलिए जब भी लिथियम हम प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट को बोला जाता है कि ऑलवेज कीप वाटर बॉटल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज और एनी हार्ड वर्क, ऑलवेज हैव नॉर्मल सोडियम इन योर डाइट। कभी भी डाइट में सोडियम कम नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड व्हाई दिस टॉक्सिसिटी अकर विल डिस्कस। लिख लिया? बता दे। सो लिथियम इज ए टाइप ऑफ ड्रग व्हिच इज कम अंडर द मूड स्टेबलाइजर ड्रग। इट्स अ टाइप ऑफ मूड स्टेबलाइजर, मूड को स्टेबल करने वाली, मूड एलिवेट रहता है पर्सन का, उसको वापस स्टेबल करने के लिए हम देते हैं लिथियम। लिथियम इज हैविंग अ प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटी सुसाइडल, एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाउ द लिथियम वर्किंग इन केस ऑफ दिस मूड स्टेबलाइजर एक्शन कैसे होता है इसका। सो पेशेंट जब मेनिया की बात हम करते हैं, मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, इन केस ऑफ मेनिया द पर्सन मूड इज हाईली एलिवेटेड, एलिवेटेड मूड, पर्सन इज हैविंग ग्रैंडियोसिटी, पर्सन को ऐसा लगता है आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, दैट इज द ग्रैंडियोसिटी। पर्सन को लगता है मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सबसे पावरफुल आदमी हूं, वो खाने नहीं खाता, एनोरेक्सिया हो जाता है उसका, वेट उसका 10 किलो, लेकिन उसको लगता है मैं हाँ एक पकड़ में उड़ जाए ऐसे, पर उसको लगता है मैं सबसे पावरफुल, उसको हम बोलते हैं मेनिया। सो मेनिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि और एक्शन पोटेंशियल जो साइट हम बात करें वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड है, बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है। अभी मैंने बनाया था एक्शन पोटेंशियल इधर, अब यहाँ वापस बना देते हैं। जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, दिस इज प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो जब ये ओवर स्टिमुलेट होगा तो बॉडी के अंदर भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन आता है, लाइक इन केस ऑफ सीजर, इन ब्रेन एक्सेसिव ओवर स्टिमुलेशन लीड टू सीजर। वैसे बॉडी में मसल्स पहुंचने तो उसको लगेगा बहुत पावर है मेरे पास, तो उसको लग रहा है ऐसा। तो हमें मीनिया को वापस स्टेबल करने के लिए इस कंडक्शन सिस्टम को क्या करना है, रिड्यूस करना है, स्टॉप नहीं करना है, कम करना है, उससे स्टेबल हो जाए, इसलिए इसका नाम है मूड स्टेबलाइजर। इसका नाम ये मूड डिप्रेसर, ये होता है मूड एलिवेटर और एक होता है मूड स्टेबलाइजर। इट इज नॉट डिप्रेसर, इट स्टेबलाइजर, स्टेबल करके लाना है वापस नॉर्मल लेवल पे। तो हमें इसको कम करना है। अब इसको कम करने के लिए यहाँ से कौन अंदर जाता है, इधर कौन है, सोडियम, वो यहाँ से अंदर जाता है और उससे क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। हमने पेशेंट को क्या दिया, लिथियम। नाउ इफ यू स्टडी अबाउट द लिथियम एंड सोडियम, इन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, दैट इज स्ट्रक्चर। व्हेन यू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ दीस टू सब्सटेंस, जब सोडियम और लिथियम के स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे, लाइक मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूं कि लाइक बोथ विल लुक सेम टू सेम, ऐसे दोनों दिखेंगे एक ही जैसे दोनों। सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरली, द ओनली डिफरेंशिएट विद फंक्शनली, दोनों का फंक्शन अलग अलग है बट स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। इन आवर बॉडी in most of the part the things is identified with their structures, जो भी things होती है वो सारी किससे आइडेंटिफाई होती है, लाइक डीएनए स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी होती है उससे आइडेंटिफाई होता है। सो जब आप इस पेशेंट को लिथियम देंगे तो नाउ ब्लड के अंदर लिथियम के और सोडियम दोनों प्रेजेंट है, ये लिथियम यहाँ पहुंचेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, सोडियम भी है, लिथियम है। अब इसको स्टिमुलेशन मिला, जब स्टिमुलेट होगा तो सोडियम यहाँ पे बाइंड होगा, उसके साथ साथ में कौन चला जाएगा, लिथियम। लाइक 10 है, 10 में से 5 के ऊपर लिथियम बाइंड हो गया, लिथियम स्ट्रक्चरली सेम है, सो रिसेप्टर उसको मना नहीं करेगा बाइंड होने के लिए, बट फंक्शन क्या है कि वो उसमें ब्लॉक कर देता है कि मैं अब किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, ना मैं जाऊंगा ना दूसरों को जाने दूंगा, वो थिंग्स लिथियम यहाँ पे कर रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ा कि जो 10 रिसेप्टर थे उनमें से 5 तो क्या हो गए, लिथियम ने ब्लॉक कर दिए, बचे कितने, 5। जो स्टिमुलेशन ओवर हो रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया, और उससे मूड क्या हो जाएगा, स्टेबल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाउ द लिथियम वर्क इन अ मेनी पेशेंट। बट जो हमारा मेन जो मैं बता रहा था आपको, जो हमने ये लाइन लिखी हुई थी अभी कि पर्सन इज टेकिंग लिथियम देन मॉनिटर द लिथियम लेवल आल्सो इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, वहां पे क्या होगा। सो दिस इज द रीनल किडनी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, पीसीटी योर लूप ऑफ किडनी, ये तो आता है, आई थिंक यू शुड हेल्प मी, क्या क्या होता है इसमें, जैसे होता है देन योर डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, इसमें बहुत सारी आके ऐड हो जाती है। सो ये जो इसका कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे तो कौन वर्क करता है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंड जो आपका डीसीटी वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन वर्क करता है, पी सेल, और ये प्रिंसिपल सेल है, पी सेल और प्रिंसिपल सेल, और ये क्या करती है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करती है, यही होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी में क्या हो गया है, सोडियम का अमाउंट हाइपोनेट्रिक में पढ़ रहे हैं, मतलब सोडियम क्या है, कम है, लेस सोडियम इज देयर। सो जब लेस सोडियम आएगा यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर, और उस कंडीशन में ये आगे मूव करेगा, तो सोडियम का अमाउंट यहाँ पे पहुंचेंगे तो इनको क्या लगेगा कि कम है बॉडी में। जो हमने कीमो रिसेप्टर पढ़े थे, कीमो रिसेप्टर एट द विच सेल, मैक्यूला डेंसा सेल, मैक्यूला, मैक्यूल्स डेंसा, डार्क कलर मैक्यूला डेंसा, याद है। सो कीमो रिसेप्टर सेंस लो अमाउंट ऑफ सोडियम इन द फिल्ट्रेट एंड दे विल स्टिमुलेट द सेल एंड देन एल्डोस्टेरोन विल रिलीज मोर एंड मोर एंड देन सोडियम विल बी रीअब्सॉर्ब। सोडियम का क्या होगा, कम है तो सोडियम इनसे क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। ये नॉर्मली होता है कि बॉडी में सोडियम कम है तो प्रिंसिपल सेल उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि प्रिंसिपल सेल रिकॉग्नाइज द सोडियम विद द स्ट्रक्चर ओनली। रिकॉग्निशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर से। इन द फिल्ट्रेट विद सोडियम, लिथियम विल आल्सो देयर, पेशेंट लिथियम ले रहा है ना, वो भी आएगा। एंड लिथियम एक ऐसा ड्रग है जो बॉडी में हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है, एक्सक्रीट आउट भी एक्टिव फॉर्म में होता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब ये लिथियम यहां से आया and when it reaches to this principal cell will only identify the structure of sodium, and structurally lithium and sodium both are same. So this principal cell reabsorb the sodium with the lithium also, and a minor amount of lithium will cause toxicity because the window is very narrow. The 1.2 is the normal level, and with 1.5 it is the mild toxicity cause कर देता है, यही होता है लेवल। 0.6 to 1.2 is the normal, and from 1.5 mild, 1.5 to 2 moderate, and more than 2 is the
सीवियर। सो माइल्ड सोडियम लिथियम भी क्या करेगा, ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। तो ये सोडियम लिथियम रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में गया और ब्लड में जाके इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज, और उससे क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया यू शुड मॉनिटर द लेवल ऑफ लिथियम, बिकॉज़ विद सोडियम लिथियम इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड एट द प्रिंसिपल सेल। और क्यों होता है वो समझ, यस, चलो वेरी गुड, समझ गए। आगे लिथियम, इफ द क्लाइंट इज टेकिंग लिथियम, मॉनिटर द लिथियम लेवल। लिथियम ब्लड लिथियम लेवल जो है फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है, और इसका जो है ब्लड लिथियम लेवल कब चेक करना है, तो लास्ट डोज के 12 आवर्स, 12 घंटे बाद आपको क्या करना है। वैसे 12 टू 24 आवर्स होता है, और अगर सिंगल पूछा है 6 12 24 36, तो आंसर क्या होता है 12 आवर्स में आपको ब्लड लिथियम लेवल मेजर करना है, चेक करना है, लेवल भेजना है ब्लड का ड्रग देने के लास्ट डोज के बाद में। नेक्स्ट सेकंड डिजीज, सेकंड कंडीशन इज हाइपर नाइट्रेमिया। तो हाइपोनेट्रेमिया हो गया, क्लियर, यस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। और ये तो पूछना ऐसे जॉक्स हो जाएगा, फन हो जाएगा कि आपसे डाउट पूछना, मतलब पूरी तरह से फन। ये डाउट तो होता ही नहीं सर हमें, कभी होता है क्या, मतलब पता नहीं, मुझे तो दूसरी क्लास में मैं कभी बैठा नहीं हूँ, बट पता नहीं आप दूसरी क्लास में भी नहीं पूछते हो, पूछते हैं क्यों, मेरी क्लास में सब समझ आ जाता है। या दो ही रीजन होता है, या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, या फिर बीच में, तो जो बीच में होगा तभी आप पूछना पूछते हैं कंफ्यूजन वाली स्टेट। अब आप पता नहीं बताते नहीं हो, या तो इधर सरफेस पे है या फिर टॉप पे है, इन दोनों में से आप लोग होएगी, क्योंकि बीच में तो आप पूछते नहीं हो। क्या बताओ, छोड़ो सर ने, तो आप क्या पूछते हो। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ सीरम सोडियम मोर देन 145 इज कंसीडर्ड एज द हाइपरनाइट्रेमिया। few cause और few reason for increased sodium in our body, जो हमने पढ़े थे अभी, लाइक एक्सेसिव इंटेक आप कर रहे हैं, लेस एक्सक्रीशन हो रहा है, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, तो ये सारे कोज क्या, हाइपोवोलेमिया, जिसमें सिर्फ वाटर लॉस हो, एडीएच का प्रोडक्शन लेस हो रहा है, उसकी वजह से वाटर लॉस होगा, तो उससे भी आपको ये कंसंट्रेटेड हाइपरनाइट्रेमिया देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम सोडियम मोर देन 145 MEQ per liter, दैट इज कंसीडर्ड एज हाइपरनाइट्रेमिया। हूबहू कॉपी पेस्ट करो आप लोग। तो एग्जाम के लिए पढ़ के आना, ये चीजें भी शायद कम हो तो एमसीक्यूज तो आपको मिल जाए, फिर आप शौक में रहोगे, ये तो बोला ही नहीं था सर आपने, हर बार की तरह इस बार भी नहीं दोगे, यही लग रहा था हमें तो आप दोनों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पढ़ के आए। फ्लूइड्स में वैसे तो पहले वाले भी नहीं दिए थे मैंने, जो आपका आईवी फ्लूइड्स था, बॉडी फ्लूइड्स था, आईवी लाइंस, उनके भी नहीं दिए थे, दे दे उनको, नहीं वो करें आगे। नेक्स्ट, ये जो कमेंट लिखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, आपको भी मजा आता है इनमें पढ़ने में। लाइक रजनी लिख रही है, सर आपके पास जो चैप्टर है, रजनी बहुत ओल्ड स्टूडेंट है, जो कंटिन्यूअसली हमारी क्लास वॉच करती थी, जब कोई नहीं था तब भी अकेले वॉच करते थे, सो बिल्कुल उनका एप्रिसिएशन है। और वो लिख रहे हैं कि आपके पास जो चैप्टर है वो बहुत इजी वाले चैप्टर है, पता इजी वाला चैप्टर तो मैं क्या पढ़ाता हूँ पता नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इजी है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो इजी क्या है अपने पास, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मैं पढ़ाता हूँ क्या, और उसके अलावा फार्मा, एक ही सब्जेक्ट इजी अपने पास वो है फार्माकोलॉजी, उसके अलावा कुछ इजी नहीं है। आगे चलो बस। सो नेक्स्ट, आप लोग जो है ज्यादा आप लोग बातें मत किया करो, मैं कर लूंगा बातें, आज मैंने बोला आते भी बातें करेंगे तो कर लेंगे, डोंट वरी, पर आप लोग बीच बीच में ओवर स्टिमुलेट हो जाते हो, पता नहीं आपका कंडक्शन सिस्टम ज्यादा फास्ट हो जाता है, उसको थोड़ा स्लो रखा करो। और सिस्टम तो कोई इजी और कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बस कुछ चैप्टर जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और कुछ चैप्टर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है दोनों चीजें आती है हर एक चैप्टर के अंदर, कुछ पार्ट ऐसा आएगा जो थ्योरेटिकल आएगा, लाइक ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट है पर कम है। आगे जब हम डिजीज पढ़ेंगे या कुछ ऐसी कंडीशंस आगे आएगी, या पहले जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो सारा अलग पार्ट था सिस्टम का, और ये बीच वाला पार्ट मुझे कभी पसंद भी नहीं आता बेसिकली, जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, जो लेफ्ट फ्लूइड एंड लेफ्ट फ्लैट्स वाला पार्ट, थ्योरी है पूरा, आप घर पे भी पढ़ के इसको कर सकते हो, पर क्या करें डाला हुआ बीच में से। सो पहला पॉइंट क्या लिखा है, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी से जो सोडियम का रेगुलेशन होता है वो एक ही ऑर्गन करता है, मेनली वो है आपका किडनी, योर किडनी इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर दैट। अगर किडनी सोडियम के एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर दें, वाटर को एक्सक्रीट करे पर सोडियम को नहीं करे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरनाइट्रेमिया। इंक्रीज सोडियम इंटेक, डिक्रीज वाटर इंटेक, जब आप वाटर इंटेक कम करेंगे तो बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, एंड दैट हाइपोवोलेमिया लीड टू इंक्रीज सोडियम व्हिच इज नोन एज कंसंट्रेटेड हाइपरनाइट्रेमिया। लाइक एक था हमने पढ़ा था डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया, डाइल्यूशन यानी वाटर का लेवल ज्यादा हो जाना, कंसंट्रेटेड यानी वाटर का अमाउंट कम होने से सोडियम का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट इज द हाइपरनेट्रेमिया। इंक्रीज वाटर लॉस, सेम इसमें भी यही होगा, कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रेमिया। सो दीस आर फ्यू कोर्स जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये वो करें। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपरनेट्रेमिया, ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिम्टम्स, तो सबसे पहला सिस्टम आपका कार्डिक सिस्टम, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेस्पॉन्स टू वास्कुलर वॉल्यूम स्टेटस, लाइक अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा बॉडी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल इंक्रीज द वाटर लेवल आल्सो एंड इट विल कॉज हाइपरवोलेमिया। इफ पर्सन इज हैविंग हाइपरवोलेमिया द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। इन सम केसेस जैसे हमने देखा वाटर लॉस या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जहां पे सोडियम बढ़ा लेकिन वाटर कम हो रहा है, जो कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रेमिया है, वहां पे वॉल्यूम कम होगा तो उस कंडीशन में बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो एक्सेस के सिम्टम, और अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट के सिम्टम। पल्मोनरी एडिमा जो एक लंग्स के अंदर हम बात करते हैं, और ये भी आपको कब देखने को मिलता है, जब हम पढ़ते हैं हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, इट इज ओनली प्रेजेंट व्हेन पर्सन इज हैविंग हाइपरवोलेमिया।
अर्ली जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस मसल ट्विचेस, इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इन लेट सिम्टम स्केलेटल मसल वीकनेस, डीटीआर डिमिनिश्ड और एब्सेंट। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन आपको करना है इन केस ऑफ अर्ली, इन केस ऑफ लेट। स्टार्टिंग में तो स्पॉन्टेनियस मसल ट्विचिंग हो रही है यानी ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, लेट सिम्टम में वीक हो रहा है मसल्स। यस, व्हाट इज द कोज, क्या है इसमें ऐसा रीजन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या होता है ऐसा जो अर्ली में तो इंक्रीज कर रहा है मसल्स के फंक्शन को, लेकिन लेट सिम्टम में आपको क्या कर रहा है, वीकनेस डिक्रीज कर रहा है। सो जब हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं हमारा, तो उसमें दो प्रोसेस हमने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, वन इज डीपोलराइजेशन, वन इज डीपोलराइजेशन एंड द सेकंड वन इज रीपोलराइजेशन। किसी भी कंडक्शन को कंप्लीट करने के लिए दोनों का प्रेजेंट होना मस्ट है, फर्स्ट डिपोलराइजेशन एंड देन सेकंड वन इज रीपोलराइजेशन। अगर मसल्स डिपोलराइज हो गया लेकिन रीपोलराइज नहीं हो रहा है तो कंडक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मसल्स डिपोलराइज होने के बाद रीपोलराइज हो गया लेकिन वापस से डिपोलराइज नहीं हो रहा तो फिर कंडक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो कंडक्शन के लिए डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, देन डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, प्रोसेस कंटीन्यूअस चलना चाहिए। जब हम यहाँ पे बात करें दोनों में, ये आपका प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, और यहाँ से क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे, उससे एक्सेसिव मोड में कौन अंदर जाएगा, सोडियम। जब अर्ली स्टेज में सोडियम अंदर मूव करेगा तो जो मसल से उसको एक्सेसिव स्टिमुलेशन मिलेगा, सोडियम अंदर गया, उसने क्या किया, उसको स्टिमुलेट किया और आपको ट्विचिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जब कॉन्स्टेंटली सोडियम हाई अमाउंट में सेल के अंदर मूव करेगा, इन साइड जाएगा, तो उस कंडीशन में ये सेल एक्सेसिवली क्या हो जाएगी, सोडियम का अंदर जाना क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। सो ये सेल इतने ज्यादा सोडियम अंदर मूव करेगी कि परमानेंटली डीपोलराइज हो गई, एंड नाउ द सेल डज नॉट हैव कैपेसिटी टू मूव आउट दैट मच पोटेशियम टू रिपोलराइज दिस सेल। लाइक इसकी कैपेसिटी है कि ये 100 सोडियम अंदर जाएगा तो 100 पोटेशियम बाहर भेज सकती है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस सेल कि उतना मैं कर सकती हूं। अब आपने 100 की जगह 500 सोडियम अंदर डाल दिए, नाउ वो तो 100 पोटेशियम बाहर निकाल सकती है, रिमेनिंग 400 आउट करना इसकी कैपेसिटी में नहीं है, और उसकी वजह से सेल परमानेंट क्या हो जाएगी, डीपोलराइज, एंड रिपोलराइजेशन इज कंप्लीटली स्टॉप, और उससे आपका कंडक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप, और उसकी वजह से मसल्स क्या हो जाएगी, वीक। सो एक्सेसिव होने पे लेट स्टेज में क्या हो सकता है, वीकनेस आ सकती है ड्यू टू द परमानेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द दिस न्यूरॉन। क्लियर, लिखिए नेक्स्ट। वो करें, other symptoms in case of hypernatremia. So we'll discuss about this part in next class tomorrow. Thank you. Symptoms of other लिख लिया। The next is the symptoms of other symptoms in case of